नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ ही साथ बुलडोजर सीरीज को बैक टू बैक फॉलो कर रहे होंगे। तो बुलडोजर सीरीज में आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज हम विद्युत आवेश और क्षेत्र के लेक्चर नंबर 3 पर आ चुके हैं। आज हम कूलम का नियम पढ़ने वाले। तो कूलम का नियम मैंने पिछले क्लास में आपको बेसिक इसका बता दिया था, उसी को और आज बेहतर तरीके से समझेंगे। उसमें सारे पद जो मैंने बताए थे उनका यूज सीखेंगे और क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर वो भी हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो कैसे आप सभी एक बार जरा जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए अगर आपको बुलडोजर सीरीज पसंद आ रही है, और अगर नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ ही साथ क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि मैं क्लास के बाद हर एक बच्चे का कमेंट जरूर पढ़ता हूं। तो वही पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, तो उसका भी हम करेंगे डिस्कशन, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्लास की धमाकेदार शुरुआत। धमाकेदार शुरुआत हो उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सी बात मैं आप लोगों को बता दूं यार। अनअकैडमी पर आज मतलब अगर आप मेरी ये क्लास 2 या 3 जुलाई को देख रहे हैं तो आज लास्ट डे है। किसका लास्ट डे है? आज अनअकैडमी का फ्री ट्रायल का लास्ट डेट है। फ्री ट्रायल में क्या होगा? फ्री ट्रायल में आप जितने भी पेड बैचेस है वो सारे पेड बैचेस आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको नोट्स वगैरह, डीपीपी, मॉड्यूल सब मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पर पेड बैचेस की आपको एक्सेस मिल जाएगी। उसमें क्लिक करना है 7 डेज फ्री ट्रायल पर। क्लिक करते ही वहां पर क्या आ जाएगा? आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा, ऐप में लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, उससे पहले अनअकैडमी की ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना भाई। तो जैसे ही आप एक्टिवेट होंगे तो वहां पर आपको सारी क्लासेस दिखने लग जाएगी। क्लासेस देखिए, मजा उठाइए, सब कुछ फ्री में अगले 7 दिन तक। लेकिन उसकी लास्ट डेट आज है ना, आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा अगले 7 दिन तक लुफ्त उठाने के लिए। तो पिछली क्लास में क्या था? होमवर्क का सवाल। पिछली क्लास में हमने समझा था आवेश का क्वांटीकरण। याद है कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। आवेश का क्वांटीकरण Q बराबर NE तो हमने पढ़ा था ना। हमने बोला था प्लस माइनस NE हो सकता है। हमने बोला था ये E के पूर्ण गुणज के रूप में, E के पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश संभव है ना। E के पूर्ण गुणज के रूप में मतलब E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये था E बराबर था सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 परिमाण अनुसार कूलाम में। तो किसी भी वस्तु पे आवेश जो होगा वो इसके ही पूर्ण गुणज के रूप में, इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो सकता है। ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा हो सकता है। तो अब आपको हमने बताया था क्या कि अच्छा n का मान भी मैंने बता दिया। n का मान क्या हो सकता है? वही वाली बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी एक संख्या हो सकती है, प्राकृत संख्या हो सकती है। तो इसमें जो आवेश आएगा वो आवेश जो होगा वो 2e 3e 4e 5e 10e 1000e 1 करोड़ e कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यह आधा e, 1.5e, 2/3 आवेश संभव नहीं है। ओके सर जी, ओके सर जी। तो अब हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हमारे द्वारा कि एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। काफी बच्चों ने आंसर दिया मजेदार तरीके से, है ना। लेकिन उनका आंसर कैसे आया बाकी सब भी देख लो भैया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सवाल, बहुत सारी बोर्ड के सवाल इस पर, पी वाई क्यू और भी जो बोर्ड के सवाल है वो इस पर, ये सेम सवाल यहाँ इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ एमसीक्यू बहुत बार पूछा गया है ना। और हो सकता है 2025 26 27 में भी पूछा जाए, आने वाले विगत सालों तक पूछा जाएगा ये ना, और पहले भी पूछा जा चुका है। तो कैसे करेंगे सर यहाँ पर इसका हल? हल 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 चलाकर हल देंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हमें पता है कि सर Q बराबर होता है NE के, Q बराबर होता है NE के। अच्छा, तो यहाँ पर आवेश कितना है? 1, N कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, सॉरी N की वैल्यू अब हमें निकालनी है, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होती है। अच्छा, तो इसे इधर भेज दो। ये 1 ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। मैं बोल रहा हूं आपको, आप ये जो आंसर आएगा इसका रट्टा भी लगा लो, क्योंकि ये हमें बहुत बार ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करने की आएगी। 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 की वैल्यू कितनी होती है? कल को 2 कुलम बोल दिया, 10 कुलम बोल दिया, 15 कुलम बोल दिया, तो ये वैल्यू अगर आपको याद है तो उसका उतने गुणा करते जाओगे, है ना। जैसे अच्छा सर यहाँ पर भाई ये आप क्या आएगा आंसर?
तो देखो ये कैसे करेंगे सर, हम यहाँ पे इसको पॉइंट उड़ाएंगे, ढच्चक ढच्चक। तो यहाँ पर पहले तो 10 के हाथ 19 को ऊपर भेज दो, है ना, कहाँ करूँ, उधर कर दो क्या मैं, क्या बोलती है ना, वैसे इतने में हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर सेट कर देते हैं, है ना। चल चला चल। हाँ देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लिखेंगे n की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 की पावर 19 ऊपर भेज दिया। अच्छा सर, पॉइंट उड़ाया 10/16 आ गया, कौन सा पॉइंट उड़ाया, ये वाला पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, तो हो जाएगा 10/16। अब 10/16 जो है वो एक से छोटी संख्या है, और सर इतनी इंटेलिजेंस वाली बात है, अबे 10 बड़ा है 16 से, तो 16 बड़ा हो गया, मतलब कि एक संख्या एक से छोटी आएगी, उसको और सुंदर दिख जाए इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, है ना, आप चाहो तो इसे, वैसे आप चाहो तो यहाँ पे काटा पीटा भी कर सकते हो, 5/8 हो जाएगा। तो 5/8 हो चुका है, तो इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने लिख दिया इसे 50/8, और एक जीरो उधार दई दे, है ना, किससे उधार ले लिए, 10 या 19 से एक जीरो उधार ले लिया, तो उधार लिए तो ये 50 आ गया, इसके पास एक जीरो गया, वहां पे 10 के बाद 18 बचा। अब इसे भी काटा पीटी मार कर आप बता सकते हो 25/4, 25/4 अगर आप दशमलव में करोगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की याद 18। ये आधी नींद में भी आपको याद होना चाहिए, क्या, 6.25 इंटू 10 की याद 18 जो है वो हमारा जवाब आएगा। यहां पर कितने आवेश या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलम आवेश में, इलेक्ट्रॉन की संख्या का कितना होगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। आप ऐसा कैसा इसका रट्टा भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, आसान सा कैलकुलेशन था। अच्छा इस पे एक और सवाल, आगे बढ़े हम उससे पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ, क्वेश्चन, मान के चलो हमारे पास क्वेश्चन में बोला है मेरे पास यहां पर, अच्छा एक और बात मेरे को याद है, एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, उसका भी मैं जवाब बता दूं लेक्चर नंबर 1 में, है ना, तो मैं तो याद नहीं होगा। देखो एक और पहले वाला क्वेश्चन करते, गुलाम का नियम आ जाएगा क्या, चलो ठीक है देखेंगे। यहां पर मेरे पास एक एम, मान के चलो एक वस्तु है जिसमें मेरे पास एम आवेश है ना, और ये उदासीन है, कैसी है ये, उदासीन है, उदासीन है सर, बहुत दुखी है अपने, इसके पास कोई आवेश नहीं है। मैंने क्या पूछा था लेक्चर नंबर 1 में, मैंने लेक्चर नंबर 1 में पूछा था कि ये अगर वस्तु उदासीन है तो इसके पास आवेश होगा या नहीं होगा, है ना, उसका जवाब भी हम आपको बताएंगे अभी। चलिए तो अभी हमने बोला कि इसके ना दो अलग अलग प्रयोग किए गए, एक में इसको इलेक्ट्रॉन दिए गए तो इसका द्रव्यमान हो गया m1, और दूसरी कंडीशन में बोला गया कि इसमें हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इसका द्रव्यमान हो गया m2। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन दिए द्रव्यमान हो गया m1, हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए द्रव्यमान हो गया m2। अच्छा जी सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया। तो आपको बताना है कि क्या होगा, द्रव्यमान m1 बड़ा होगा, m बड़ा होगा, इसका पहले m था, m बड़ा होगा m1 से और वो बड़ा होगा m2 से, दूसरे वाले में m1 सबसे ज्यादा होगा, m2 उसके बीच में होगा, m2 m बीच में होगा, m2 सबसे कम होगा, तीसरे वाले में बोला अरे बाबा कि m1 सबसे ज्यादा, उससे कम m2, और सबसे कम m आएगा, है ना। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन एक बार, देखो ऐसा करा, m द्रव्यमान था, उसमें से एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अच्छा, तो उसका द्रव्यमान आ गया m2, फिर वापस से एक और वही वाली वैसी की वैसी वस्तु ली, फिर उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन देने पर द्रव्यमान आ गया m1। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहां पर m1 m2 m3 में, सॉरी m1 m2 और m में क्या संबंध था। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला हमने, यहां पर बोला पहले वाले में कि सर ये m ज्यादा है, उससे कम m1 है, उससे कम m2 है। दूसरे वाले में बोला कि m1 सबसे ज्यादा है, उससे कम m है, सबसे कम m2 है। तीसरे वाले में भी ऐसे बोला, और चौथा वाला ऑप्शन आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है कि m2 सबसे ज्यादा है, m उससे कम है, और m1 सबसे कम। हाँ भाई, तो आंसर बताना है आपको, कमेंट में इसका क्या आएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो और नीचे जाके कमेंट करो कि क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से वीडियो पॉज करो और देखो क्या आंसर रहने वाला है। तो सर कैसे कर सकते हैं इस सवाल का जवाब, देखो
हमें पता है, अच्छा एक और ये वाली बात हमें पता है क्या कि सर इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ आवेश है और उसके साथ द्रव्यमान भी है ना। आप चाहो तो ये एक लाइन भी लिख सकते हो आवेश के गुण में, हमने कल आवेश के गुण लिखे थे तो उसमें एक और गुण लिख सकते हो आप, क्या कि आवेश आवेश सदैव सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। होता है मतलब क्या हुआ कि आवेश जहां आएगा वहां पर द्रव्यमान होगा ही। जहां द्रव्यमान है वहां पे आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जहां आवेश जहां आवेश वहां द्रव्यमान और जहां द्रव्यमान है वहां आवेश हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, जहां पर आवेश आएगा वहां पर द्रव्यमान होगा ही होगा, लेकिन जहां पर द्रव्यमान आएगा वहां पे आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मान के चलो हमने समझा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है? बिल्कुल। प्रोटॉन प्रोटॉन के पास द्रव्यमान है? प्रोटॉन के पास आवेश है? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान होता है, आवेश नहीं होता है। मतलब अगर मैं बोलूं किसके पास आवेश आया है, देख मैंने बोला कि आवेश आया तो उसके पास द्रव्यमान आ गया, आवेश गया तो द्रव्यमान चला गया, द्रव्यमान चला गया। और ये उदासीन है तो इसके पास द्रव्यमान था आवेश है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इसमें आवेश दिया तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, मतलब m1 का द्रव्यमान m से ज्यादा होगा, और इससे आवेश ले लिया तो इसका द्रव्यमान कम होगा। तो सही आंसर कितनों का आया रे बाबा, जल्दी से बताओ। क्या बी आंसर आया था? क्या बी आंसर आया था? क्या होगा सर यहाँ पे कि इस कंडीशन में यहां पर हमको बोला कि ये m1 द्रव्यमान क्यों ज्यादा है, क्योंकि m द्रव्यमान था उसमें इलेक्ट्रॉन दिए, तो आवेश दिया तो आवेश के साथ द्रव्यमान भी आता है। जहां आवेश वहां द्रव्यमान। यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए, इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो द्रव्यमान भी कम हो गया, तो उसका द्रव्यमान कम होगा इससे, और m1 का ज्यादा होगा m से, तो वही वाली बात यहां लिखी गई है। अच्छा, एक और सवाल कौन सा था, फिर हम कूलम के नियम की तरफ जा रहे हैं रे लाला। कौन सा एक और सवाल था? एक और क्वेश्चन था सर हमारा, एक और क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था कि क्या उदासीन वस्तु के पास आवेश होता है ना? क्या उदासीन वस्तु के पास, है ना, उदासीन वस्तु के पास आवेश होता है? होता है। और दूसरा स्टेट, अच्छा पहले तो ये बताओ ये होगा ये होगा ना, उदासीन वस्तु के पास आवेश होता है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज ट्रू, ट्रू, सही कथन है सर। सर कैसी बात कर रहे हो आप? अभी आप बोलते हो उदासीन मतलब आवेश नहीं, अब आप बोलते हो उदासीन के पास आवेश होता है। हाँ, उदासीन के पास आवेश होता है, लेकिन उदासीन वस्तु के पास, लेकिन उदासीन वस्तु के पास आवेश होता है। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन उदासीन वस्तु के पास कुल आवेश के पास कुल आवेश या हम लिखे से नेट आवेश, क्या लिखे हम इसे? कुल आवेश, कुल या नेट आवेश, नेट आवेश होता है ये, है ना।
यहां पर ये बात देखो, अगर मैं ये बोलूं कि उदासीन वस्तु के पास आवेश है, बिल्कुल उदासीन वस्तु के पास आवेश है, उदासीन वस्तु के पास प्रोटॉन है, उदासीन वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं बोलूं उदासीन वस्तु के पास नेट आवेश होता है, तो नेट आवेश नहीं होता है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? मामला समझ में आ रहा है क्या, कि अगर हमारे पास उदासीन वस्तु, तो उदासीन वस्तु के पास में है ना कुल आवेश ये क्या है, कुल आवेश नेट आवेश जीरो होता है, नेट आवेश जीरो होता है ना। लेकिन आवेश तो होता है उसके पास, कुछ नेगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे, लेकिन ये सब मिलकर नेट कितना बनाते हैं, ये सब मिलकर नेट जीरो बनाते हैं। अरे काला बात समझ में आला। चले देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम चलते हैं कूलम भैया के पास। कूलम भैया के पास कूलम के नियम में हमने क्या बातें समझी थी ना, कूलम के नियम में हमने क्या बातें समझी थी उसको देख लेते हैं। अच्छा, उसमें हमने कुछ बेसिक सी बातें समझ ली थी। क्या बेसिक सी बातें समझ ली थी? पिछली क्लास में आपको बताया था कूलम का नियम क्या होता है। तो बिंदुत्व एवं स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का परिमाण आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती है ना, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया ये तो फिर अगर मजा आ चुका है तुम्हें, तो ये बताओ कि इसके लिए हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, क्या लिखा था। हमने लिखा था कि सर हमारे पास यहाँ पर एक आवेश Q1 है, ये आवेश Q2 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा ये थी। बिल्कुल ही जोरदार बात है सर, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी बोली, इन दोनों के बीच में दूरी R बोली है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा Q1 आवेश, ये हो गया था हमारा Q2 आवेश। तो कल की कक्षा में हमने लिखा था, और इसमें भी मैंने एक और बात बोली तुम्हें कि सोच कर आना, वो उसका भी जवाब देंगे अभी हम। तो यहां पर अगर इनके बीच में दूरी है R और एक आवेश है, एक Q1 एक आवेश है Q2, तो इन दोनों के मध्य बल जो लगेगा, अब ध्यान सुना, एक एक करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट बोलने वाला हूं। सबसे पहली बात, इन दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो बल समान उपाती होगा इनके आवेश के गुणनफल के, मतलब F समान उपाती होगा Q1 Q2 के, और व्यक्त क्रमानुपाती होगा R स्क्वायर के। अब ये आर दूरी कौन सी होती है ना, ये आर दूरी जो होती है वो आवेश को आवेश से मिलाने वाली रेखा होती है ना। ये आर दूरी कौन सी होगी सर? ऐसे तो हम कोई सी भी दूरी ले ले क्या? नहीं, ऐसे कोई सी भी दूरी नहीं ले लेंगे हम। यहाँ पर ये आवेश है, देखो बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश से मैंने भले बड़े बड़े बनाए, लेकिन वो है बहुत छोटे छोटे, ताकि आपको समझ में आए, थोड़ा सा बड़ा करा, लोग बहुत छोटे छोटे बिंदु आवेश, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, है ना। अच्छा, अब बिंदु आवेश को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर भले ही थोड़े बड़े बड़े भी हो जाए, लेकिन उनके बीच में दूरी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, दूरी ज्यादा होनी, ऐसा नहीं कि एक आवेश ये रहा दूसरा आवेश ये रहा चिपके हुए, अब बताओ इनके बीच में कूलम का नियम, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कूलम का नियम नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में दूरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, बिंदु वस्तुएं होनी चाहिए, है ना। देख, अरे यार, ये बिंदु वस्तु और बड़ी वस्तु का चक्कर क्या है? लाला इधर आ, देख एक मस्त सी बात समझा। इस दुनिया में बड़ा होना और छोटा होना एक आपेक्षिक पद होता है। तुम बहुत गरीब हो, मैं बहुत गरीब सर मेरे पास सर नेट के रिचार्ज का पैसा खत्म हो जाता है सर। सर मेरे पास फोन भी टूटा हुआ है सर, उसकी स्क्रीन भी सर टूटी हुई है सर, मेरा फोन बार बार हैंग मारता है सर। सर मेरे पास रोज के रोज घूमने का पैसा नहीं सर। सर मैं पिज्जा भी नहीं खा पाता हूँ, तो मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन तुमसे अमीर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों? तुम्हारे पास घर पे, तुम्हारे पास एक घर है, रहने के लिए छत है, दो वक्त का भोजन है, पहनने के लिए कपड़ा है, रात को सोने के लिए तुम्हारे पास बिस्तर है, और तुम्हारी तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए, तुम्हारी डिमांड पूरे करने के लिए तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ है। तो इससे ज्यादा अमीर और क्या बने? हुई ना बात कि सर ये अमीर होना गरीब होना कैसा है सर? आपेक्षित पद है, आपेक्षित पद है। तो ये वही वाली कहानी कि अगर आप
आपको ऐसा लग रहा है कि भैया हम बहुत गरीब है, तो सोचो आपसे भी पिछड़े हुए लोग बहुत है इस दुनिया, तो आप उनसे तो अमीर हो। आ रही बात। तो वैसी ही बात है कि ये बिंदु वस्तु जो होगी, है ना, ये बिंदु वस्तु क्या है, वाकई में इसका कोई जो ये उई, उई, ऐसा नहीं है ना, ये रही बिंदु वस्तु, ये रही दूसरी वस्तु। लेकिन क्या होगा अगर इनके बीच में मैं दूरी बढ़ा दूं, तो ये बिंदु वस्तु की भांति व्यवहार करने लग जाएगी, मतलब कि वस्तु के जो त्रिज्या है वो बहुत छोटी होनी चाहिए उनके मध्य दूरी के मुकाबले। मतलब जैसे मान के चलो मैंने एक एक सेंटीमीटर का गोला ले लिया, एक एक सेंटीमीटर के गोले 10 सेंटी, एक एक सेंटीमीटर के गोले 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए, हाँ सर 10 मीटर बहुत ज्यादा हो गया एक सेंटीमीटर के मुकाबले, तो ये बिंदु वस्तु कहलाएगी, उनके कूलम का नियम लगा सकते हैं हम। आई बात समझ में, है ना, ऐसा नहीं कि एक एक सेंटीमीटर के गोले 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए, तो सर यहां पर कूलम का नियम नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ विद्युत क्षेत्र से सॉल्व करते हैं, वो आगे कहानी हम समझेंगे। चलिए, तो अब समानुपाती का चिन्ह हटाया था, तो अब यहां पर ये दोनों बिंदु वस्तु थे। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट सी बात, बल सदैव आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट भी समझ लेते हैं, फिर समानुपाती का चिन्ह हटा के आगे कहानी ले जाएंगे। क्या पढ़ा था हमने, सर इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इसका मतलब क्या रे बाबा, देख इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा क्या है, ये रही सर। तो ये अगर पॉजिटिव आवेश है, दूसरा भी अगर पॉजिटिव आवेश है, दोनों कैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश, मैं इनको थोड़ा दूसरे रंग से रंग देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छा। अच्छा, तो जो बल लगेगा वो बल जो है वो ये पॉजिटिव इसको प्रतिकर्षित इस दिशा में करेगा, मतलब इस रेखा के अनुदिश, यहाँ पे इसमें प्रतिकर्षण इस रेखा के अनुदिश होगा, है ना, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगेगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला इस पर बल इस दिशा में लगा दे, ऐसा संभव नहीं है ना, मतलब कि अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव अवश्य है, ये दूसरा पॉजिटिव अवश्य है, तो इसका मन करा अरे आज मैं तुझे इधर नहीं इधर धक्का लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे इधर नहीं इधर धक्का लगाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। धक्का लगेगा तो केवल इसी ही दिशा में लगेगा। आई बात समझ में, रेखा को जोड़ने वाली दिशा के अनुदिश बल लगता है। अब ये सर अभी तो आसान लगा, क्योंकि अभी तो दो ही आवेश थे, चार होंगे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो बताओ भैया ये इस पे बल कहाँ लगाएगा, ये इस पे सर बल इस दिशा में लगाएगा, इस पर इसके कारण बल कहाँ लगेगा सर इस दिशा में लगेगा, इसके कारण इस पर बल कहाँ लगेगा इस दिशा में लगेगा। तो देखो समझ में आ रही है तुम्हें कहानी, कि इस दिशा पे अगर हमें बल निकालना है, इस बिंदु पे हमें बल निकालना है, तो क्या होगा, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं भी बल लगा दे। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर, है ना, अच्छा यहां लिखा नहीं है फिर भी लिख देता हूं मैं, अगला एक और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, कि यह बल गति के तृतीय नियम का, है ना, या न्यूटन की गति के तृतीय नियम का अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये इस पे बल लगा रहा है F12, है ना, अच्छा ये इस पे बल लगाएगा F21, दो पर बल पहले वाले के कारण, इस पर बल लग रहा है F12, पहले पे बल दूसरे वाले के कारण, F12 पहले पे बल दूसरे वाले के कारण, दूसरे पे बल पहले वाले के कारण, F12 F21। अच्छा जी सर बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर अगर ये बल आ चुके हैं, अगर यहां पर बल आ चुके हैं, तो इस कंडीशन में यहां पर ये बल जो है वो परिमाण अनुसार एक दूसरे के बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे, मतलब कि F12 का परिमाण जो होगा वो बराबर होगा F21 के परिमाण के, परिमाण मतलब वैल्यू, वैल्यू वैल्यू, जितना बल, इसको आसान शब्द में ऐसा बोल सकते हो कि जितना बल जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा ना, मतलब कि दोनों पर लगने वाले बल जो है वो समान होंगे, दोनों पर लगने वाले बल क्या होंगे, समान होंगे, मतलब जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पे लगाएगा। तो पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा, उतना ही बल
दूसरा पहले पर लगाएगा। जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा आवेश पहले पर लगाएगा। या लगाता है लिख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होना चाहिए कि जितना बल पहला दूसरे पर लगा रहा हो उतना ही दूसरा भी पहले पर लगाएगा। अब इनके मध्य जो हमने इक्वेशन लिखी थी F समानुपाती होता है Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर के। तो अब ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करा था, तो F समानुपाती होता है Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर के। और सर यहां से हमने बोला था, क्या बोला था कि ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट K, ये होगा 1/K Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर एक के की वैल्यू क्या थी, के की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी, के का मान जो होता है सर जी, के का मान जो होता है वो होता है के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का मान। और के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। मैंने आपको बोला था कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर कैसे बना मात्रक ये पता करके। ठीक है, चलिए तो इसके ऊपर और थोड़ी सी बातें समझते एक एक करके, इसको और डिटेल में समझते। देखिए के जो होगा, के जो होगा वो के क्या है, के क्या है। तो सर के जो है वो देखो फिजिक्स में ये बात ध्यान रखना कि फिजिक्स में जब भी हम कोई भी एक फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि ये भौतिक राशि इस पे निर्भर कर रही है, ये भौतिक राशि इस पे निर्भर कर रही है, भौतिक राशि इस पे निर्भर कर रही है। बिल्कुल सर, सारी निर्भरताएं लिखेंगे। तो निर्भरताएं लिखने के बाद में जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पे आता है कांस्टेंट के। क्या आता है एक कांस्टेंट के। तो अब ये के देखो, अब यहाँ पे कांस्टेंट के आए, यहाँ पे इसकी जगह और भी कोई वैल्यू आ सकती थी कांस्टेंट की, लेकिन ये कैसे निकालते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होते हैं कि अच्छा बल ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। फिर उसके बाद में पता चलता है कि ओके सर यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो नियतांक है उसका मान 9 × 10⁹ आएगा। ये ऐसे ऐसे नहीं कर रहा लगा दो दे बत्ती, नहीं बत्ती नहीं देते है ना, बहुत भयंकर एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो उस फॉर्मूले के अंदर जो होता है उस पे निर्भर नहीं करती। सुन मगर ध्यान से क्या, और ये आगे भी याद रखना, आगे भी फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा क्या, कि अगर अगर हमने जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाए और समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद में समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद में जो भी कांस्टेंट लेकर आते हैं वो कांस्टेंट जो है वो फॉर्मूले में जो बहुत दूसरी भौतिक राशि है जैसे बल आवेश आर पे निर्भर नहीं करेगा, बिल्कुल भी निर्भर नहीं। अच्छा सर, ओके, ऐसी कुछ बात है क्या। हाँ, तो अब ये किस पर निर्भर कर रहा है ना, ये निर्भर करता है माध्यम पर। किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर। उसका नाम क्या देता है, इसका नाम दिया था हमने स्थिर विद्युत नियतांक। स्थिर विद्युत नियतांक, नियतांक या स्थिरांक भी बोल सकते हैं, कल स्थिरांक लिखा था स्थिरांक ही लिख देते। स्थिरांक या नियतांक भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर का क्या चक्कर है ये भी समझ लेते हैं हम। और ये किस पर निर्भर कर रहा है, तो अगर ध्यान से देखो आप फॉर्मूले के अंदर, तो ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। 4 पाई तो है, 4 पाई तो है ही, 4 पाई तो कांस्टेंट वैसे भी वो किसी और पे निर्भर नहीं करता। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो विद्युतशीलता कहलाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो है वो एप्सिलॉन नॉट पे निर्भर करता है। तो एप्सिलॉन नॉट है क्या बेसिकली, सर एप्सिलॉन नॉट जो है वो माध्यम पे निर्भर कर रहा है। ये वो बताता है कि किसी भी माध्यम से कितनी ज्यादा विद्युत बल रेखा गुजर सकती है, कितना ज्यादा माध्यम अलाउ कर रहा है बल लगाने का। जैसे देखो इसको एक एग्जांपल समझते, मान के चलो कि दो प्यार करने वाले प्रेमी आवारा
दीवाना। तो अगर मान के चलो, ये एक पुराना गाना है, तुमने नहीं सुना होगा या पता नहीं सुना हो तो बता देना ना। उस गाने के ऐसे कुछ बोल है, प्रेमी, पागल, दीवाना। तो वो, अगर मान के चलो दो प्रेमी एक दूसरे को बहुत प्रेम करने वाले लोग, अगर ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगा रहे हैं, तो क्या इनका बल हर जगह समान लगेगा? सोचो भैया, क्या इनका बल हर जगह समान लगेगा? नहीं सर, इनका बल हर जगह अलग अलग लगेगा। जैसे अगर मान के चलो ये बाहर मार्केट में घूम रहे, तो किसी को पता ना चल जाए चक्कर का, तो इसलिए ऐसा ऐसा व्यवहार करेंगे क्या, हम तो जानते ही नहीं एक दूसरे को। कहीं ऐसी अनजान जगह पर शहर से दूर अगर मिल गए, तो हाँ 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 सर, वहां पे व्यवहार अलग होगा। या अगर सर क्लास के अंदर है, तो क्लास के अंदर सर आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में बात हो जाती है। बाकी आसपास का माहौल कैसा है उसको देखते हुए कार्यक्रम चलता है सर। या इसके अलावा सर कहीं पर गुमनाम जगह पर मिल गए, है ना, या मुलाकात करने का ठाना गुमनाम जगह पे जहां पर कोई भी नहीं है, आसपास कोई और दूसरा माध्यम ही नहीं है, तो फिर तो क्या कहने सर ना। तो ये वही वाली बात है कि ये दो आवेश जो है, वो ये दो आवेश भी वैसे ही है। क्या होगा कि अगर इनको पानी में डुबा दिया तो अलग माहौल मिल गया, इनको अलग माध्यम मिल गया। हवा में अलग माध्यम मिल गया, इनके बीच में कुचालक फंसा दिया, अलग माध्यम मिल गया। इनके बीच में चालक फंसा दिया, अलग माध्यम मिल गया। तो उसके हिसाब से इन पर बल लगता है। तो ये कौन बताता है कि कौन सा बल? अब देखो, ये कौन बताता है कि अरे सर, ये कौन बताएगा कि यहां पर ये कितना बल लग पाएगा? तो वो सर पता चलेगा माध्यम का एप्सिलॉन नॉट से, परमिटिविटी से, है ना, विद्युतशीलता से। तो ये हर एक माध्यम की अलग अलग, हर एक माध्यम की क्या होती है, अलग अलग। जैसे ये वायु के लिए लिखी हुई एप्सिलॉन, पानी के लिए अलग होगी, है ना, अलग, हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होगी। तो उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। अब हमें 99.99% सवालों में माध्यम जो है वायु या निर्वात ही होगा। अगर कुछ अलग होता तो संधारित्र में हम आगे चलकर डिस्कस करते, और वहां पे क्वेश्चन में लिख देगा कि भैया यहाँ पे माध्यम दूसरा हो चुका है। तो उसका तो वो बात ही अलग है, उसमें बल बल भी अलग कैलकुलेट करते हैं हम फिर। ठीक है, लेकिन अभी हमें कहीं पर भी ये बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें 99.99% जगहों पे एप्सिलॉन नॉट लिखकर ही काम चल जाएगा। अच्छा सर, ओके, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ करते हैं मजेदार सी बातें। अच्छा, तो यहां पर हमने ये बात पढ़ ली थी। अच्छा, मैं आपको एक और मजेदार सी बात बता रहा था कि ये इसका मात्रक कैसे बना। मात्रक कहीं से है रे बाबा, मात्रक मात्रक मात्रक। तो देखो इसका मात्रक कैसे बनता है। आपको के का मात्रक बनाना, तो के का मात्रक कैसे बनेगा? देखो ये हो जाएगा बल इंटू आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2। अब आएंगे दो चार ओवर इंटेलिजेंट बच्चे, सर आप तो अभी बोले, क्या बोले सर? आप अभी बोले कि सर अभी तो आपने कहा कि के निर्भर नहीं करता इन पे। हाँ, के निर्भर नहीं करता, अभी भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या, ये केवल मात्रक निकालने के लिए कर रहा हूं, मात्रक निकालने के लिए कैलकुलेशन है। ठीक है, कि मात्रक आ जाएगा हमारे यहां से, तो क्या आ जाएगा मात्रक? देखो न्यूटन, बल की जगह क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। बल आवेश इंटू आवेश, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो गया। कार्य वक्र समझ में आया का नहीं? क्या हो गया सर यहाँ? के बराबर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, समझ में आया। तो इसीलिए हमने ये लिखा यहाँ पर। अच्छा, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट पे चर्चा कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट जो होता है वह होता है हमारे लिए वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात विद्युतशीलता। इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कितना परमिट कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मानना। समझ में आ रहा है पूरा पूरा है ना। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो देखो इसकी वैल्यू जो होगी, इसको थोड़ा सा अलग कर देते, ये इसकी कहानी चल रही थी रे बाबा। अब ये एप्सिलॉन का मान क्या होता है? एप्सिलॉन का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, ये इसका मात्रक उलट जाएगा, इसका मात्रक उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? ये एप्सिलॉन है तो केक और ये एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये के का मात्रक है, तो एप्सिलॉन क्या उल्टा इसका 1 बटा के बराबर 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन है, तो ये उसका उल्टा हो गया। तो यहां पर हो जाए 8.85 न्यूटन पर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? चलो, अच्छा सर, अब आगे बढ़ते। तो इसमें अगर सर मान के चलो कोई अन्य माध्यम हो गया, अन्य माध्यम हो गया, तो क्या होगा अन्य माध्यम में? अच्छा सर, तो अन्य माध्यम भी बता देते हैं। देखो भैया, अन्य माध्यम में क्या होगा? अगर मैंने अन्य माध्यम की करी चर्चा, तो अगर अन्य माध्यम में लिखेंगे तो हम उस माध्यम का एप्सिलॉन लिखेंगे। तो अन्य माध्यम में अगर मान के चल, मैंने बोला दो आवेश है ना, देखो ऐसा समझते, ये दो आवेश है Q1 Q2 R दूरी पर, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो के की जगह मैंने क्या लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। आ रही है ना बस, के की जगह क्या लिख दिया? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये क्या है? F0 वायु में बल, वायु में बल। अच्छा, अगर मैं अन्य माध्यम में बल की बात करूं, इसको अन्य माध्यम को उठाकर अभी के लिए नीचे लिया था, तो अन्य माध्यम में बल जो लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। एकदम आसान सी बात। वायु होगी तो वायु का विद्युतशीलता, अन्य माध्यम होगा तो उसकी विद्युतशीलता। जो भी माध्यम लिखेंगे उसकी विद्युतशीलता हमें लिखना होगी। क्लियर है मामला? आई छोटी सी बात समझ में? ओके सर जी। तो अब यहां पर हमने ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध होता है, तो यहां पर एक और छोटा सा पद आप याद रख सकते हो, आपेक्षित, आपेक्षित विद्युतशीलता। इसे हम एप्सिलॉन आर से चिन्हित करते हैं। तो आपेक्षित क्या होगा, है ना, इसे रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये होगा एप अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर बराबर होगा एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नॉट। या अन्य माध्यम के लिए लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा सर, ये क्या बन गया? देखो ये क्या बना लिया हमने एक तरीके से। अब ये वैसी कहानी है कि यार आपको हर एक माध्यम के लिए अलग अलग कार्यक्रम पता करना था। अच्छा सर जी, अलग अलग कार्यक्रम पता करना था। तो अगर हर एक माध्यम के लिए अलग अलग पता करना था, तो उसके लिए हर एक माध्यम का एप्सिलॉन याद करना पड़ जाएगा। तो समस्या बहुत बड़ी है सर, बस तो बहुत सारे माध्यम है, तो बहुत सारे एप्सिलॉन याद करने पड़ जाएंगे। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं हम, ऐसा जैसे केमिस्ट्री में भी करते हैं ना, कि हर एक चीज का याद ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम जैसे आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, वैसे क्लास 12 में भी आगे चलकर पढ़ेंगे हम, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता। क्या हर एक माध्यम की प्रतिरोधकता हमने पूरा कर ली? अब कितना प्रतिरोध, तो लंबाई और क्षेत्रफल से गुणा भाग कर लेंगे। या जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, तो बीच में फंसा दिया सर अब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से कितना ज्यादा रिएक्टिव कितना कम रिएक्टिव, तो उससे हमें चीज क्लियर होती है। तो वैसे ही यहां पर क्या कर लिया हमने, एप्सिलॉन आर लगा दिया। एप्सिलॉन आर या अपेक्षित विद्युतशीलता, तो अपेक्षित विद्युतशीलता में क्या होगा कि कितना ज्यादा वायु के सापेक्ष, कितना ज्यादा या कितना कम वो बल अलाउ कर रहा है। तो यहां पर हम अन्य माध्यम का बल जो है वो ये भी लिख सकते हैं, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, तो वो Q1 Q2 आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सब कुछ मिलकर बनाएगा F0 बटे में एप्सिलॉन आर। तो मतलब हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें एप्सिलॉन आर पता चल जाए, कैसे किया फिर से देख, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर क्या था सर, वो मेरे लिए F0 या वायु में बल था, वायु में बल था।
तो ये क्या हो गया सर, ये हो जाएगा यहाँ पे वायु में बल बटे में एप्सिलॉन। देखिए यहाँ पे Q1 है, Q2 है, R स्क्वायर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन R ज्यादा आ गया हमारा, तो एप्सिलॉन R ऐसा कैसा रख दिया। तो वायु में जो बल है वो क्या है सर, वायु में जो बल है वो क्या है सर, F0 बटा एप्सिलॉन R होएगा। क्या होगा, F0 बटा एप्सिलॉन R होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, किसके लिए, विद्युतशीलता के ना। बोर्ड बोर्ड में वैसे इतना ये इन डेप्थ इतना नहीं पूछते, लेकिन ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए, वायु में और अन्य माध्यम में क्या क्या लिखा जाता है। अच्छा, एक और मजेदार सी बात, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बात करेंगे, क्वेश्चन के रूप में बात करेंगे, ये भी बहुत सारा पीवाईक्यू है, बहुत बार पूछा गया। क्या, के की विमा क्या होती है, के की विमा क्या होती है, के की विमा बराबर क्वेश्चन मार्क, के की विमा या एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछ सकते हैं। जिसको आती है वो वीडियो पॉज करेंगे और एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर बताएं। के की विमा या एप्सिलॉन नॉट की विमा कितनों को आती है, एक बार कमेंट पॉज करेंगे वीडियो और कमेंट में बताएंगे जल्दी से। अच्छा सर, कैसे करते हैं इनकी विमाओं चर्चा, देखिए क्या होगा। बीमा, अच्छा बीमा निकालते आती है कि नहीं आप लोगों को। बीमा क्या होता है कि सर हमारे पास जो भी पद है या जिसकी भी बीमा निकालनी, जिस भी भौतिक राशि की बीमा निकालनी की, वो मूलभूत राशि के पदों में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। मूलभूत राशि मतलब द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, मोल, तापमान और प्रदीपन तीव्रता। वैसे तापमान और सॉरी मोल और प्रदीपन तीव्रता हम ज्यादा लेते नहीं है, तो क्या बचता हमारे पास, लंबाई। सबसे ज्यादा द्रव्यमान, लंबाई और समय MLT के पदों में व्यक्त करते हैं। यूज लिया तो धारा ए ले आते हैं, जरूरत पड़ी तो तापमान ले आते हैं के या थीटा से। अभी हमारे पास के की बीमा निकालना है, तो क्या आएगी, फॉर्मूला लिखो, F बराबर होगा के Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो देखो आपको के की बीमा निकालनी है। अच्छा, बल की बीमा क्या होती है, बल की बीमा होती है MLT-2। ये आधी नींद में भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, ML2T-2। बल की बीमा सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाली बीमा होती है, ML2T-2। अच्छा सर, ये किसके बराबर है, के की विमा में निकालनी है, गोला लगा देते इस पे। आवेश, आवेश की विमा होती है ए इंटू टी, कल ही बताई थी मैंने आपको, ए इंटू टी दो बार लिखना पड़ेगा सर यहाँ पे हमें, बटे में एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर मतलब दूरी का स्क्वायर हो गया है, आर का स्क्वायर मतलब दूरी, लंबाई। तो अब ये इधर भेज दो सारे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, या अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता तो पहले के की वैल्यू निकाल के कर लेते, के की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे निकाली थी के की वैल्यू, तो यहाँ पर न्यूटन की जगह ML2T-2, मीटर स्क्वायर की जगह L2, और ये ए इंटू टी का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते थे ना। बात बराबर, ये सब उधर भेजूंगा तो वही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये बनेगा MLT-2, MLT-2 इंटू L2 बटे में ये नीचे आ जाएगा ए इंटू टी, ए, ये होगा के बराबर, के की बराबर। ठीक है, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सर यहां से m तो m ही है, ओके सर जी, L3 हो जाएगा, ओके सर जी। देखो यहाँ पर T-2 है, ये T और ऊपर चले जाएंगे डिवाइड में, T-2 मतलब ये भी डिवाइड में ना, T-2 मतलब क्या, वो 1/T⁴ लिखा हुआ है, तो 1/T⁴ और 2T और तो 4T टोटल हो जाएंगे, तो T⁻⁴ और ए स्क्वायर A⁻²। तो इसका रट्टा भी लगा लोगे आप तो भी चलेगा। ये के की विमा होती है, किसकी बीमा है, के की। ML3T-2 T-4 A-2 के की बीमा होगी। इसी प्रकार से आपसे एप्सिलॉन की बीमा भी पूछ सकते हैं। क्या, एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या आएगी, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा। ये सब एमसीक्यू है, सब एमसीक्यू है, सब टीवाईक्यू है, कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लो आपको ये सवाल मिल जाएंगे। के की बीमा, एप्सिलॉन की बीमा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन की बीमा क्या आती है, एप्सिलॉन की बीमा, देखो अब एप्सिलॉन की बीमा के लिए हमें कुछ भयंकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने के की बीमा निकाल ली है, तो कुछ सॉल्व मत करो। अब क्या करो, अब हमें पता है सर के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा सर,
तो अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालनी है, इसकी बीमा निकालनी है, तो इसकी बीमा क्या होगी? इसकी बीमा हो जाएगी 1/4 पाई के। अच्छा, 4 पाई की तो कोई बीमा नहीं होती, ये तो बीमाहीन होता है 4 पाई। तो एप्सिलॉन की बीमा क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ जाएगी के का उल्टा। तो इसका उल्टा तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, एम की पावर डायरेक्ट लिख रहा हूं, एम की पावर -1, क्योंकि अच्छा चलो कोई बात कर देते, क्योंकि 1/m L3 T-4 A-2। ठीक है मामला, ठीक है मामला। अच्छा, तो यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जाएगा m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर +4, A की पावर +2। केवल चिन्ह बदल जाएंगे, केवल चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, मतलब क्या होगा? जो ऊपर चलेगा तो -1 -3 +4 +2 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये सब कुछ हमें इतना करते आना चाहिए एप्सिलॉन वगैरह पे चर्चा में। अच्छा, अब सर इसमें सवाल कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन हम आज करके देखेंगे, बाकी इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, आपको ट्राई करने होंगे। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब हम फिर से सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। देखिए, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल बेसिक से, ये यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला F बराबर K की 1/r², इस पे क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आता है देखिए, आओ मिलकर करें पहला सवाल। सवाल तो बहुत सारे हो गए, ये बोर्ड का सवाल है ना। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा? बल निकाल, इनके बीच बल निकालना है, दो आवेश के, किनके मध्य बल निकालना है? दो आवेशों के मध्य बल निकालना है। कितना बल आ रहा है लाला? कितना बल आ रहा है लाला? तो बताओ भैया। कितना आवेश? 2 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। अच्छा सर, कितनी दूरी है? 30 सेंटीमीटर। तो बल का सूत्र जो होता है उसमें हमें ये Q1 मिल गया है, ये Q2 मिल गया है। अच्छा, R जो दिया हुआ ना उसको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा, ये 30 सेंटीमीटर मीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही मात्रक में लिखेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, हमें 100 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 0.3 मीटर आंसर आएगा इसका R। ठीक है। अच्छा, अब इनके बल मध्य बल किसके, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? कोई बता सकता है कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का या प्रतिकर्षण का? तो सर दोनों पॉजिटिव आवेश है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। ये इस पे बल इस दिशा में लगाएगा, ये बल इस दिशा में लगाएगा। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेंगे। तो अब यहां पर हमारे पास बल क्या होगा? हमारे पास बल होगा F बराबर K Q1 Q2/r²। ये सूत्र है, बिल्कुल सही बात है सर। तो K कितना है? K है 9 × 10⁹। अच्छा, Q1 कितना है? Q1 है सर 2 × 10⁻⁷ इंटू 3 × 10⁻⁷ बटे में दूरी है, दूरी 0.3, 0.3 का स्क्वायर है। ठीक है, सॉल्व करो, आंसर पाओ, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। इतना सा गणित है इसमें, तो डर लग रहा है इस गणित से। कोई बात नहीं, मिलके करते। देखो, यहां से ये 0.3 का स्क्वायर है, तो 0.3 का स्क्वायर तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, F बराबर जो जाएगा हो जाएगा 9 × 10⁹। ये इधर कर रहा हूं अब मैं सॉल्व, चिपका दो इधर और कर लो सॉल्व। क्या होएगा सर सॉल्यूशन में? चल, तो 9 × 10⁹ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। Q1 कितना है? Q1 जो है वो 2 × 10⁻⁷ है। Q2 कितना है? 3 × 10⁻⁷ है। 0.3 इंटू 0.3 ना, देखो मैंने फिर से इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसे सॉल्व करूंगा अब बहुत सारा इसका कार्यक्रम। देखो, ये पॉइंट उड़ेगा, ये पॉइंट उड़ेगा, तो 2 0 ऊपर आ जाएंगे, पॉइंट उड़ता तो 0 आते हैं। ये 3 × 3 9 होता है, तो ये 3 × 3 9 कट गया है ना, उस 3 से मत काटो, इससे काट दो, 3 × 3 9 होता है। अच्छा, तो अब क्या बचा सर? देखो, अब अगर मैं ध्यान से देखो तो ये होगा
2 इंटू 3 6 इंटू 10 की घात, ये 9 है, 9 के आगे 2 जीरो और आ जाएंगे तो 10, ये हो जाए 10 की घात 11, 9 2 11 हो गया है, बहुत ही बढ़िया। इंटू 10 की घात -14 और है न्यूटन में, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, ये आंसर 11 -14। देखो जब भी हमारे पास मल्टीप्लाई में होती है तो घातें जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, तो आपको ये सॉल्व करना था। 9 प्लस 2 10 की घात 2 है ये, प्लस -7 प्लस -7, तो माइनस माइनस क्या हो गया, -14 हो गया, और यहां से सॉल्व करके हमने लिख दिया सर ये -3 आंसर आ गया। क्या किया फिर से देख लो, मेरे पास दो आवेश थे, एक आवेश था Q1 था, एक आवेश था Q2, इन दोनों के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर थी, तो Q1 Q2 की वैल्यू उठा के रख दी मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर F क्या वैल्यू होता है, K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, K की वैल्यू रखी, Q1 Q2 की वैल्यू अपॉन में 0.3 का स्क्वायर, कहानी खत्म, पैसा हजम। क्लियर है मामला। तो आज की क्लास अभी हम इतनी रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात करी, आज की क्लास में सबसे पहले हमने ये आवेश पे चर्चा करी, यानी कि 1 कूलम आवेश पे रिवीजन करवा रहा हूं, देख लो फटाफट। 1 कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कहीं पर आवेश आता है तो, या इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वहां पे आवेश आया है मतलब द्रव्यमान बढ़ जाएगा, जाएगा द्रव्यमान घट जाएगा। उदासीन वस्तु होती है तो उसके पास आवेश होता है बिल्कुल, लेकिन उसके पास कुल आवेश या नेट आवेश 0 होता है। साथ ही साथ कूलाम के नियम पे बहुत सारी चर्चा है। एप्सिलॉन क्या होता है, के क्या होता है, के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होती है। इसकी विमा ml3t-4 a-2 होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साथ ही साथ एप्सिलॉन या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी विमा जो होगी ये इसके उल्टी आ जाएगी। साथ ही साथ अगर आप अन्य माध्यम में दो आवेशों को डुबा दोगे तो ऐसा सीधे याद रख सकते हो, उनके मध्य बल जो हो जाएगा वो वायु में बल बटे में एप्सिलॉन आर गुणा हो जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षित विद्युतशीलता बोलेंगे हम इसे। साथ ही साथ इस पे एक क्वेश्चन भी कर लिया हमने कि सर अगर हमारे पास दो आवेश है Q1 Q2 R दूरी पर, तो उसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को न्यूमेरिकल। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में देना चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन, कल आते ही सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मैं 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के 3 छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। दूसरे गोले पे आवेश दिया हुआ है, अब आपको दूरी निकालनी है। सेम फॉर्मूला एफ के Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, बल दिया हुआ है, के का मान आपको पता है, Q1 Q2 दिया हुआ है, R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करना एक बार होमवर्क, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाला भी एक क्वेश्चन है, ये वाला भी होमवर्क में ट्राई करेंगे। चलिए, तो आज की प्यार भरी क्लास इतनी रखते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार नीचे कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ हाँ, आप अगर चाहते हो होमवर्क वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, मैं हट जाता हूं एक बार के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो साथ ही साथ ये क्लास अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे कल की क्लास में लेक्चर नंबर 4 के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।